हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग नया लेक्चर लेके आ गए हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर में 04। इसके पहले 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं, तो चैनल पे देख लो। और चैनल पे ही नहीं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से देख लेना। हम लोग ये चैप्टर में अभी पहला प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं विच इज़ इलास्टिसिटी, है ना। तो इलास्टिसिटी में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इलास्टिसिटी में हमने इलास्टिसिटी का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, प्लास्टिसिटी वगैरह वगैरह पहले लेक्चर से लेके, फिर हम लोग ने लास्ट टाइम जो किया था लेक्चर, उसमें हमने मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये सब पढ़ लिया, ठीक है। तो कुछ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हमने निकाले वो मैं तुमको यहाँ पे लिखा के दे देता हूँ। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने निकाले थे। पहले मॉड्यूलस का फॉर्मूला समझ के चलो। मॉड्यूलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये ऑलरेडी लिखाया है तो तुमको पता होना चाहिए। फिर यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला जो आता है वो आता है FL अपॉन AL, ठीक है। फिर हमने निकाला था बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला। बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला आता है माइनस V डेल्टा P बाई डेल्टा V। और फिर हम लोग ने निकाला था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका फॉर्मूला आता है F अपॉन A थीटा या A tan थीटा, ठीक है, या FH अपॉन AX। ये सब हम लोग ने फार्मूलाज, 3 फार्मूलाज हम लोग ने मॉड्यूलस के निकाले हैं। ये इसको हम क्या बोलते हैं, बोलो, यंग्स मॉड्यूलस, है ना। ये अपना यंग्स मॉड्यूलस है और ये बल्क मॉड्यूलस है। क्यों लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि इस वाले लेक्चर में इसका काम पड़ेगा इसलिए, और रिवाइज भी हो जाएगा तुम्हारा। और ये है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। कुछ बातें ध्यान में रखो, वो ये कि ये वाला मॉड्यूलस कब यूज़ करना है, जब बॉडी के लेंथ में चेंज आता है। यानी जब हम लोग लेंथ चेंज वाले बॉडीज डिस्कस करेंगे, जैसे वायर हो गया, वायर को हम खींच के लंबा कर दिए तो उसका लेंथ बढ़ गया ना, तो उस केस में हम लोग यंग्स मॉड्यूलस यूज़ करेंगे। फिर किसी बॉडी का पूरा वॉल्यूम चेंज होता है तो उस केस में हम बल्क मॉड्यूलस यूज़ करते हैं। ये बल्क मॉड्यूलस नेगेटिव बस एक ही चीज़ इंडिकेट करता है कि वॉल्यूम में डिक्रीमेंट आया है या डिक्रीज़ हुआ है, अदरवाइज वैल्यू नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। वैल्यू बल्क मॉड्यूलस का पॉजिटिव ही है। फिर लास्ट में मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जब किसी बॉडी के शेप में चेंज आता है, ठीक है। तो आई होप इतना सब तुमको ऑलरेडी पता होगा। अगर पिछला लेक्चर देखा है तो, नहीं देखा है तो कोई बात नहीं है, इतना तक तो तुमको आना चाहिए, चाहे कहीं से भी आता हो, चाहे मेरा लेक्चर देख के या कहीं से भी। तब हम लोग आगे आज का लेक्चर पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखो, आज के लेक्चर में हमको क्या करना है, आज के लेक्चर में एक छोटा सा एक डेरिवेशन करना है हमको। इस चैप्टर में वो एक ही डेरिवेशन ही है जो हमको करना है, वो मैं आज करने वाला हूँ। देखो, द डेरिवेशन इज टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी या इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। अगर कोई स्ट्रेच्ड वायर है तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता है, उस एनर्जी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हम स्ट्रेन एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आज क्या होने वाला है लेक्चर में। इस लेक्चर में हम यही एक डेरिवेशन करेंगे, तो ध्यान से देखना। इस चैप्टर में एक ही डेरिवेशन होता है, इसलिए मैं अलग से इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। बाकी डेरिवेशन कुछ डिफ़िकल्ट ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है। देखो क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक वायर ले लेते हैं। ये वायर इस सपोर्ट से फिक्स किया हुआ है, ठीक है। इस पे एक लोड हम लोग लगा देते हैं, इसको मैं बोल रहा हूँ लोड, ठीक है। दिस इज़ आवर लोड। ये लोड के वजह से ये वायर स्ट्रेच होगा, ये लोड की वजह से ये वायर स्ट्रेच होगा। कंसिडर कर लो वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है वो L है, ठीक है। वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है वो कितना है, L है। बाद में वायर का एक्सटेंशन हो जाता है और वायर का लेंथ थोड़ा सा बढ़ जाता है, ओके। इज दैट क्लियर। चलो सपोज कर लेते हैं हम लोग ने यहाँ तक कनेक्ट किया हुआ है लोड को, यहाँ से लोड को कनेक्ट किया है, वायर पूरा यहाँ तक होगा ना, ठीक है। तो वायर का जो ओरिजिनल लेंथ है इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि ये L है। अब देखो, ये वायर बड़ा होके या एक्सटेंड होके इसका लेंथ बढ़ जाता है, और इसका लेंथ बढ़ के कितना आ जाता है, इसका लेंथ बढ़ के आ जाता है L + L ना।
अच्छा, हमने डेल्टा एल यूज़ किया था अगर एक्सटेंशन के लिए, तो डेल्टा एल ले लो, अदरवाइज़ एल ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही बातें कर रहा हूँ मैं। ये हो गया। और अब इस वायर का लेंथ बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो गया है। मैं यहाँ इस साइड बनाता हूँ, इस वायर का लेंथ बढ़ के एल प्लस डेल्टा एल हो गया है। ठीक है, समझ में आई बात? देखो, इस वायर का लेंथ यहाँ तक ओरिजिनली था ना, और इतना क्या है अपना एक्सटेंशन है ना, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डेल्टा एल। समझा बात? यही तो अपना डेल्टा एल है ना। अरे यहाँ तक तो ऑलरेडी वायर का लेंथ था ही, स्ट्रेच होके इतना और बढ़ गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, डेल्टा एल बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो, ये वायर जब स्ट्रेच हुआ है तो हमने इस पर वर्क किया है ना। अरे वायर को खींचने में वर्क करोगे ना, तो वर्क जाएगा कहाँ, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, वायर में ही स्टोर होगा। तो वही एनर्जी हमको निकालनी है। तो एनर्जी निकालने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि ये निकाल लो कि कितना वर्क लगा इसको स्ट्रेच करने में, वही वर्क तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। तो देखो, वर्क कैसे निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्सटेंशन हुआ है और ये जो फोर्स हमने लगाया है, लोड हमने लगाया है, ये लोड क्या काम करेगा, लोड फोर्स का काम करेगा ना। तो ये जो फोर्स है, ये जो लोड है और ये जो एक्सटेंशन है, इन सब में एक फॉर्मूला हमको चाहिए होगा और हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है। देखो, अगर कांस्टेंट फोर्स हुआ तो ये लोड इनटू एक्सटेंशन करके डायरेक्टली वर्क डन आ जाएगा, नो प्रॉब्लम्स। बट क्या ये फोर्स कांस्टेंट है, ज़रा चेक कर लेते हैं। हमको मालूम है सिंस यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू, यंग्स मॉड्यूलस क्या है बोलो, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, राइट। हमने स्मॉल एल लिखा था ना, वही स्मॉल एल मतलब एक्सटेंशन, तो एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। ज़रा ध्यान से देखो, ये फोर्स के लिए अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूँ यहाँ से, तो फोर्स के लिए एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। ये एक्सप्रेशन आएगा ना, समझ में आया या नहीं। अब देखो, गिवन वायर के लिए यंग्स मॉड्यूलस तो कांस्टेंट है, यंग्स मॉड्यूलस मटेरियल पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये कांस्टेंट है, ओरिजिनल लेंथ कांस्टेंट है, ये चेंज हो रहा है ना डेल्टा एल। देखो ना, जब वायर यहाँ पे है तो डेल्टा एल 0 है, जब वायर यहाँ कहीं होगा तो डेल्टा एल कुछ और होगा, जब वायर इतना बड़ा होगा तो डेल्टा एल कुछ और होगा, यहाँ होगा तो कुछ और होगा। यानी ये जो फोर्स है, ये फोर्स डिपेंडेंट किस पे है, ये फोर्स डायरेक्टली डिपेंडेंट है डेल्टा एल पे। यानी जैसे जैसे डेल्टा एल चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ रहा है। तो ये तो मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, जब स्ट्रेस का बात कर रहे थे हम लोग, जितना ज़्यादा तुम खींचोगे उतना ज़्यादा क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के ही तो इक्वल हमको बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, तभी तो खींच पाते हैं। तो ये जो फोर्स है वो हमको डेल्टा एल पे डिपेंडेंट मिलेगा। तो अगर मैं वायर का एक इंटरमीडिएट केस कंसिडर करूँ, मुझको वर्क डन निकालना है ना, तो मैं एक इंटरमीडिएट केस कंसिडर करता हूँ जहाँ पे वायर में एक्सटेंशन कुछ तो वैल्यू हुआ है, सपोज कर लो वो x वैल्यू हुआ है। ठीक है, ये इतना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है वायर में, ये अपना ब्लॉक यहाँ कहीं पे है और ये नीचे f लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक्सटेंशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, x। टोटल एक्सटेंशन कितना है, डेल्टा एल। इंटरमीडिएट कहीं हमने कंसिडर कर लिया जहाँ पे एक्सटेंशन x प्रोड्यूस हुआ है। देखो एकदम सिंपल है डेरिवेशन, इतना कुछ डिफ़िकल्टी का बात नहीं है। बस देखो हम क्या करते हैं, हम एक इंटरमीडिएट केस लेते हैं जहाँ पे एक्सटेंशन डेल्टा x है और इसके इस एक्सटेंशन से dx बढ़ने तक वर्क निकालते हैं। हमको देखो क्या मालूम है, हमको मालूम है अगर फोर्स वेरिएबल होता है, ये देखो वेरिएबल फोर्स का वर्क याद है हमने निकाला था, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स ऐसे वेरिएबल हो जाए तो हम स्टार्ट से एंड तक नहीं देखते, हम कोई इंटरमीडिएट बीच वाला स्टेट देखते हैं जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है और उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालते हैं, यहाँ इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए, और फिर इस dx डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं पूरे फंक्शन पे, या बोल सकते हो पूरे फोर्स के वैल्यू पे। तो सेम चीज़ यहाँ भी हम लोग करने वाले हैं। देखो क्या करेंगे, हम लोग ने कंसिडर किया है, कंसिडर a state in between where the wire has an extension x in it
ओके तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा, सो देयरफॉर रिस्टोरिंग फोर्स विल बी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? हमको मालूम है ये डेल्टा एल पे डिपेंडेंट है ना, इस टाइम डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल मतलब पकड़ के चलो एक्सटेंशन है, डेल्टा एल ये सब टर्म्स है ना, तुमको पता होने चाहिए, मैंने ऑलरेडी लिखा के दिया है। डेल्टा एल एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे एक्सटेंशन कितना है? x है ना, तो डेल्टा एल की जगह x डालोगे तो फोर्स हो जाएगा YAX/L, ये आ गया फोर्स का वैल्यू, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये लोड का ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका वैल्यू YAX/L है। कंसिडर कर लेते हैं, लेट द वायर स्ट्रेचेस बाय अ वेरी स्मॉल लेंथ dx अंडर दिस फोर्स। इस फोर्स के अंडर में, या रिस्टोरिंग फोर्स लिखो या हम लोग डीफॉर्मिंग फोर्स लिखते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन के लिए तो डीफॉर्मिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना। देखो ये भी तुमको पता होना चाहिए साइड बाय साइड कि डीफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल होंगे, याद रखना ये बात भी हमने स्ट्रेस का डेफिनेशन लिखने के टाइम पे लिखी थी। सो वेरी स्मॉल लेंथ dx अंडर दिस फोर्स, सो देयरफॉर स्मॉल वर्क in dx extension will be, क्या हो जाएगा स्मॉल वर्क? वो हो जाएगा F डॉट dx। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, dx भी नीचे की तरफ हो रहा है, फोर्स भी नीचे की तरफ हो रहा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हट जाएगा। ये अपना इक्वेशन नंबर 1। सो देयरफॉर नेट वर्क डन in stretching the wire, पूरा वायर को स्ट्रेच करने में जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा बोलो? सिंपल है ना, पूरे वायर को स्ट्रेच करने में कितना वर्क लगेगा? अरे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा? यही जो छोटा वर्क मिला। इंटीग्रेशन क्या होता है? एडिशन होता है ना, हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हमको इन्फिनिट टाइम्स ऐड करना पड़ेगा। देखो, so therefore W is equal to integral F डॉट dx, कहाँ से कहाँ? जब एक्सटेंशन 0 है से लेके जब एक्सटेंशन डेल्टा L है, ठीक है। ये लिमिट है अपना इंटीग्रेशन का। so therefore W is equal to F, सब्स्टिट्यूट करो, F क्या है? YAX/L dx 0 से डेल्टा L। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है क्या क्या कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। YA/L ये सब कांस्टेंट है ना, तो ये सब बाहर आ गया। इंटीग्रेशन में क्या बचा? x dx 0 से डेल्टा L। इंटीग्रेशन किसका करना है? x का। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x रेस टू n+1/n+1, यानी x रेस टू 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेस टू 2/2। सो YA, देखो ये सब चीज़ें तुमको याद होनी चाहिए। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये अप्रोच तो तुमको पता ही होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में डिटेल में सीख लिया है। मैं HSC बोर्ड वालों के लिए बोल रहा हूँ, CBSE वालों ने वर्क एनर्जी पावर में सीखा है, तो उनके लिए भी वर्क एनर्जी पावर मैंने पूरा अपलोड कर दिया है, तो वो देखो, वरना बहुत तकलीफ़ होगी। ये अपना ओरिजिनल लेंथ L है, ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ L है और ये L प्लस डेल्टा L। इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा x²/2। लिमिट कहाँ से कहाँ डालनी है? 0 से डेल्टा L, यानी 0 से डेल्टा L डालोगे तो फाइनल लिमिट डेल्टा L है, तो डेल्टा L²/2, और इनिशियल लिमिट 0 है तो 0 वाला तो गया। तो हमको क्या मिलता है? देखो हमको मिलता है YA डेल्टा L²/2L। ये आया टोटल वर्क डन का वैल्यू। समझा या नहीं? सो देयरफॉर W इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, अब ध्यान से देखो क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ YA डेल्टा L/L इंटू डेल्टा L। ज़रा ध्यान से देखो, YA डेल्टा L/L क्या है? यहाँ पे लोड का वैल्यू, एक्सटेंशन वाला फोर्स का वैल्यू, डिफॉर्मिंग फोर्स का वैल्यू। तो इसको अगर हम लोग लोड ले रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को,
अरे फोर्स बोलो लोड बोलो बात एक ही है, परेशान मत हो जाओ, थोड़ा फिज़िक्स को अच्छे से समझ लो। अच्छे से मतलब जनरल एक्सप्रेशन या जनरल वर्ड समझ लो ना, ऐसे एक वर्ड याद रखा है दूसरा वर्ड बोल दिया गया तो अटक गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। लोड बोल रहे हैं, फोर्स बोल रहे हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो ज़रा ध्यान से देखो ये क्या आ रहा है, हाफ टाइम्स लोड इनटू एक्सटेंशन। तो ये तुमको डिराइव करना होता है, वर्क डन आता है हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये एक ही फॉर्मूला तुमको डिराइव करना होता है। ये दिखाई पड़ रहा है या नहीं पता नहीं, मेरे हिसाब से तो दिखाई पड़ना चाहिए। एक सेकंड रुको, ओके दिखाई दे रहा है लोड इनटू एक्सटेंशन। थोड़ा मेसी लग रहा है तो ये लिखो, ये लिखो, फिर मैं रफ करके ये वापस से लिखता हूँ यहाँ पे। चलो ये नोट डाउन करो, डायग्राम बनाओ, ये यहाँ से नोट डाउन करना चालू करो और यहाँ तक नोट डाउन करो, ठीक है। ये हमको एक्सप्रेशन डिराइव करना है। इसके आगे भी थोड़ा हमको पार्ट कंटिन्यू करना है जिसमें हमको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है। देखो यही एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी है, ठीक है, हमको पर यूनिट वॉल्यूम में ये एनर्जी का वैल्यू निकालना है। चलो नोट डाउन करो जल्दी, ये पॉज करके फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन कर लिया ना, पॉज करके नोट डाउन करो। चलो ठीक है, हमको इसमें स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछता है। देखो तुमको कभी कभी बोल देगा शो दैट स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ वायर इज हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, मतलब तुमको ये शो करना है हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन तक, ठीक है। समझा ना क्या किया हमने, स्मॉल वर्क डन निकाला, फिर पूरा वर्क डन निकालने के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। और इंटीग्रेट करने के बाद क्या किया, इंटीग्रेट करने के बाद इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखा, वाई ए डेल्टा एल बाई एल इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या हुआ है, अपना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ है, और लोड क्या है, ये जो हमने पूरा लगाया ये लोड का वैल्यू एफ का, तो ये लोड इनटू एक्सटेंशन, ठीक है। यही दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो सिंस दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्या काफ़ी, ओके आई एम वेरी सॉरी। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन मैं यहाँ ठीक है रफ करके लिख देता हूँ, नोट डाउन तो कर ही लिया होगा तुमने। देखो ये वर्क डन का एक्सप्रेशन मैं लिखता हूँ, हमको क्या मिला है वर्क डन, हमको मिला है वर्क डन इज इक्वल टू लोड इनटू एक्सटेंशन, है ना। सो वर्क डन इज सॉरी हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन, सो हाफ टाइम्स लोड इनटू एक्सटेंशन, ये हमको वर्क डन का फॉर्मूला मिला है, ठीक है। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो हाफ टाइम्स लोड का फॉर्मूला है वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा एल, राइट, ये हमको मिला है। तो यही अपना स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो देयरफॉर स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। तो स्ट्रेन एनर्जी का भी फॉर्मूला यही है, हाफ लोड इनटू एक्सटेंशन। अब हमको पूछता है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने को, हमको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, हमको स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालने को बोलता है। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर और ऑल्सो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी, वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालना है तो हम लोग लिखेंगे स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ये किसके इक्वल होगा, देखो अब मेरे को ये सब सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो दिस इज हाफ, लोड का वैल्यू कितना है, वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल, राइट। इस पूरे को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ ना। वॉल्यूम ऑफ वायर कितना होगा बोलो, चलो इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, वाई ए डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन 2l डिवाइडेड बाय ये हो गया वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ। समझा, कैंसिल क्या क्या हो रहा है, एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, एल ये वाला एल नीचे आ जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, तो हमको क्या मिलता है, देखो हमको मिलता है हाफ टाइम्स वाई, वाई तो है ना,
और क्या मिल रहा है, डेल्टा एल का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, समझा। देखो हाफ वाई डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर है ये। अच्छा डेल्टा एल बाई एल तुमको याद है ना क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग स्मॉल यू से डिनोट करते हैं। ये हाफ डेल्टा एल बाई एल क्या है तुमको मालूम है, स्ट्रेन होता है ना ये, तो ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया, यानी हाफ वाई टाइम्स स्ट्रेन स्क्वायर। अरे बहुत सिंपल चीज़ है ये, तुमको बार बार मैंने लिखाया है। डेल्टा एल बाई एल इज स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का ये एक फॉर्मूला आया है, इसको हम लोग एक फॉर्म रखते हैं और याद रख, और अपने को फॉर्म निकालना है। देखो कैसे निकलेगा फॉर्म, और ऐसे निकलेगा कि इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो हाफ यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना, तो इसको हम लोग लिखें अगर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यंग्स मॉड्यूलस को, और यहाँ क्या है स्ट्रेन स्क्वायर। तो स्ट्रेन स्क्वायर से ये स्ट्रेन कैंसिल होकर हमको क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर तुमको सिर्फ स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया हुआ है और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ लिया तो तुम ऐसे निकाल सकते हो। अब तो ये सब तुमको पता होना चाहिए यार, यंग्स मॉड्यूलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, इसीलिए तो स्टार्टिंग में लिख दिया ना। चलो और एक फॉर्म है, देखो हमने किस किस फॉर्म में निकाला, हमने यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेन के फॉर्म में निकाला, हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के फॉर्म में निकाला, तो एक ही फॉर्म बचा है यंग्स मॉड्यूलस और स्ट्रेस के फॉर्म में। तीन क्वांटिटीज़ है ना, तो तीनों के टर्म्स में हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टर्म्स में पूछ सकता है तुमको। कुछ देखो तीन में से कोई भी दो देके तुमको पूछ सकता है कि निकालो, तो कैसे निकालोगे। और क्या सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो बोलो, और हमको मालूम है स्ट्रेस को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट, अच्छा हमको स्ट्रेन हटाना पड़ेगा क्योंकि हमको स्ट्रेस में आंसर चाहिए, तो हमको मालूम है सिंस यंग्स मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब थोड़ा तो दिमाग चलाना पड़ेगा ना, तुमको ये पता होना चाहिए, ये मैं स्ट्रेस कौन सा लिख रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन क्या हो जाएगा बोलो, स्ट्रेन हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन वाई, है ना। ये सब्स्टिट्यूट करो उठा के यहाँ पे, सो देयरफॉर यू इज इक्वल टू हाफ टाइम्स स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, स्ट्रेस अपॉन वाई, तो क्या आ गया बोलो 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। ये एक और फॉर्मूला आ गया। तो ये तीन फॉर्मूलास तुमको याद रखने हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन और वाई के टर्म्स में फॉर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जब भी कोई वायर को स्ट्रेच किया जाता है तो इतनी एनर्जी वायर स्टोर करता है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड per unit volume in a stretched wire। स्ट्रेच्ड वायर में पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी एनर्जी स्टोर होती है। किससे मिल रहा है ये सब, ये सब मिल रहा है इक्वेशन ए, बी एंड सी से, याद रखना इक्वेशन ए, बी एंड सी बता रहे हैं ना ये, है ना। सो देयरफॉर दिस, और ये जो है दिस इज एनर्जी स्टोर्ड, ये सिंपली दिस इज एनर्जी स्टोर्ड। ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है इक्वेशन ए बी सी, और ये सिर्फ एनर्जी स्टोर्ड है। तो फर्क समझ में आ गया ना, एनर्जी स्टोर्ड और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक ही डेरिवेशन होता है इस चैप्टर में जो तुमको करना होता है। बहुत सिंपल डेरिवेशन है और बहुत क्वेश्चंस इस पे आते हैं, भर भर के क्वेश्चंस इस पे आते हैं। चाहे एंट्रेंस उठा लो, चाहे कोई भी न्यूमेरिकल पार्ट उठा लो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, 11th स्टैंडर्ड या ऑफ कोर्स ये तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में तो 11th के ही एग्ज़ाम में पूछेगा, बट अगर एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऑफ कोर्स तुम्हारे कॉलेज एग्ज़ाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तुम्हारे कॉलेज एग्ज़ाम में अगर ये चैप्टर है तो यहीं से डेरिवेशन आएगा उठ के, लेट मी टेल यू, इस चैप्टर से यहीं से डेरिवेशन उठ के आ जाएगा अगर डेरिवेशन आया तो ये एक ही डेरिवेशन होता है पूरे चैप्टर में जो तुमको पढ़ना होता है।
तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, पॉज करके एक एक चीज़ समझ समझ के नोट डाउन करो क्या क्या हुआ है, और सारे इक्वेशंस को फॉलो करते हुए चलो तो तुमको समझेगा कहाँ से क्या जा रहा है। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे, छोटा लेक्चर था, सिर्फ हमने ये डेरिवेशन के लिए बनाया था। इलास्टिसिटी में और एक टॉपिक बचा है छोटा सा, विच इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक और लेक्चर बना के इलास्टिसिटी ख़त्म करेंगे। सो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो भी कमेंट्स में बिंदास बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।